भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, हम एक हैं। तथागत बुद्ध की। देश की पॉलिसी आज वर्तमान समय में चल रही है वन नेशन वन पॉलिसी। तो हमारी मांग है कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो और उसी के तत्वाधान में आज समान शिक्षा मिशन के नेतृत्व में आज ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जंतर मंतर पर किया गया है। तो जो आप कह रहे हैं समान शिक्षा में दिक्कत आ रही है, बहुत से लोग बोल रहे हैं जी। अब ये सरकार अल्पमत में होते हुए भी इतना दबाव डाल रही है, तो आप लोग इससे कैसे लड़ेंगे? नहीं, हमें सरकार से थोड़ी लड़ना है, हमें तो उन लोगों को जगाना है जो शिक्षा से दूर हैं। अभी आप कैमरा चला रहे हैं और आप यहाँ से चले जाएंगे तो कैमरा को कौन दूसरा उठाएगा? तो जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, बेहतर एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको नहीं पता कि इस देश में समान शिक्षा है कि दोहरी शिक्षा है। तो हम तो उन लोगों को जगा रहे हैं जिनको ज़रूरत है, और ज़रूरत जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो व्यक्ति जग जाएगा, सरकार अपने आप कर देगी। जिनको आप जगाने की बात कर रहे हैं उनको अफीम दिया जा रहा है धर्म का। हाँ, जो अफीम देने का काम कर रहे हैं वो अफीम देंगे, लेकिन हम तो शिक्षा की बात करेंगे। तो हम अपने रास्ते चल रहे हैं, वो क्या करें हमें उनकी पता नहीं है, लेकिन हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा पे काम करना है। शिक्षा पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो लोग हैं, जिस समुदाय से आप आते हैं, जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग खुद ही आडंबर में फंसे हैं, मंदिरों के घंटे बजा रहे हैं, कावड़ लेकर जाते हैं, तो उन्हें कैसे किस तरीके से यहाँ शिक्षा के लिए जागरूक कर पाओ? ये आपने क्वेश्चन दोबारा दोहरा दिया। अभी कह रहे थे वही क्वेश्चन है ये, लेकिन तरीका दूसरा है। हमें वो क्या करें, हमें उस पर काम नहीं करना है, हमें उनको जागरूक करना है कि इस व्यवस्था से आपको क्या हासिल होगा और शिक्षा से क्या हासिल होना है। अगर वो उन चीज़ों से जो अभी आपने रिपीट किया क्वेश्चन, अगर उस व्यवस्था से उनको हासिल होता तो बाबा जी सत्ता में काबिज नहीं होते। ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें शिक्षा की ही ज़रूरत है। आज अगर शिक्षित होते समाज, वो लोग शिक्षित होते जो गरीब है, मजदूर है, आदिवासी है, किसान है। जब इस संघर्ष यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र और पुणे जैसे शहर में हम गए, वहाँ जंगलों में गए, आदिवासियों में गए, तो उनको आज टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। यह है शिक्षा। तो आपने कितने महीनों से यात्रा शुरू की, मतलब कितने दिन पहले यात्रा शुरू करी थी? ये यात्रा 17 अक्टूबर 2024 तारसी अंबेडकर पार्क मथुरा से स्टार्ट की। भरतपुर, देवास, मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगाम, औरंगा, एलोरा, बड़ोदरा, दादर, तलेगाम, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, केलागांव जैसे अन्य गांव क्षेत्रों में होते हुए 8 राज्यों को पार करते हुए दिल्ली तक आई। लगभग 250 गांव में होते हुए आई। तो आज ही का दिन आप लोगों ने क्यों चुना, दीना भांजी की जयंती वाले दिन की आज ही आप लोगों का अधिवेशन यहाँ करना चाहिए? नहीं, यहाँ विशेष को आपने सही सवाल किया है कि हमने आज का दिन क्यों चुना। आज ऐसे शख्सियत की जयंती है जहाँ देश के प्रथम नागरिक, जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो उसी समाज के व्यक्तियों की पैर धोते हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, तो अपने खाने की बात आती है, तो अपने बर्तन, अपनी रोटियां साथ ले जाते हैं और दिखाने के लिए, मीडिया के लिए उनकी खाना खाते हैं। लेकिन जब सफाई की बात आती है, उस देश में स्वच्छता का सबसे बड़ा सिपाही वही है। कोरोना काल में जब लोग अपने भाई से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने इस देश को सफाई का काम दिया और वो आज भी करते हैं। तो ये बेहतर एजुकेशन की ज़रूरत है और शिक्षा की ज़रूरत है। अगर वो शिक्षित होते, समझदार होते। सामाजिक शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एकेडमिक शिक्षा लेकर के हम बंगला बना सकते हैं, गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, नौकरी, पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन सामाजिक शिक्षा जब तक नहीं होगी, जब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास आज विकलांग एजुकेशन है और विकलांग एजुकेशन किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकती। जिस जाति से दीना भांजी आते थे, उस जी। जाति के लोग आज आडंबर में इतने ज्यादा आगे हो गए हैं, या कहीं नशा पत्ती में इतने आगे हो गए हैं कि उन्हें शिक्षा तो दिखती नहीं दूर दूर तक। नहीं, ऐसा है, कहीं ना कहीं वो सामाजिक शिक्षा से दूर हैं, इसलिए वह उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सामाजिक शिक्षा से आपने कहा दूर है, लेकिन जो वो सामाजिक शिक्षा से दूर है उन्हें किस तरीके से अपने साथ जोड़ पाएंगे आप? जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इतना बड़ा जो धर्म का आडंबर है वो सर पे सवार है, तो कैसे उस चीज से निकल पाएंगे? बाबा साहब जब थे, बाबा साहब तब से बौद्ध धर्म लेकर गए, लेकिन बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म के आडंबर में आज भी पड़े हैं। देखो, हमें अपनत्व की भावना, समता की भावना, भाईचारे की भावना अपनानी पड़ेगी, और वही उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि समान शिक्षा मिशन के समर्थन में आप बैनर पर देख सकते हैं 10 से प्लस संगठन बिना कहे इस समान शिक्षा के संघर्ष को देख करके स्वयं अपने इस समर्थन में आ गए। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बैनर आपको जवाब दे रहा है। देखिए, आज दीना भाना जी को, वो दीना भाना शख्सियत है जो मान्यवर काशीराम फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे थे। उन्हें एक किताबी ज्ञान था तो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते थे। जब दीना भाना जी को 14 अप्रैल के लिए समय नहीं दिया गया, यानी छुट्टी नहीं दी गई, तो उन्होंने देखा कि हमारे बहुजन समाज से एक व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे, शिक्षित और फर्स्ट ग्रेड के नौकर हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो शायद मुझे छुट्टी मिल सकती है। लेकिन उन्होंने जब वहाँ पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था कि कौन है अम्बेडकर, क्योंकि उन्हें केवल किताबी ज्ञान था। जब मान्यवर दीना भाना जी ने जाति का बीजनाशक एक किताब दी और मान्यवर काशीराम ने जब तक पढ़ी, जब तक वो संतुष्ट नहीं हुए। अब ये नहीं हम कह सकते कितनी बार पढ़ी, कोई कहता है 10 बार पढ़ी, कोई कहता है 4 बार पढ़ी, लेकिन उन्होंने जब तक पढ़ी, जब तक वो मान्यवर डॉक्टर BR अम्बेडकर से संतुष्ट नहीं हुए, और जब संतुष्ट हुए तो उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की नौकरी को लात मार दी थी। चलिए, जाते जाते शोषित वंचित समाज को जिसे आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या जाना चाहेंगे? आप सभी भाइयों के चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरी एक ही अपील है कि जो समाज शिक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं है, और हम जिन महापुरुषों को याद करते हैं जयंतियों पे, स्मृति दिवस पे और अपने अपने घर पे समय समय पर, उन सब ने सबसे पहले कहा था कि हमें शिक्षित बनना है। और देश के 75 साल में आप शिक्षा से कोसों दूर हो गए। संविधान लागू हुआ, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हमारे बुजुर्ग नौकरी पर चले जाते थे, और सबसे बड़ा उदाहरण है आज वही सरकारी नौकरी में 8वीं पास बच्चा सही से हिंदी नहीं पढ़ पाता। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं। आज उत्तर प्रदेश समान शिक्षा संघर्ष यात्रा का एक छोटा सा सिपाही जो 17 अक्टूबर मथुरा तारसी अम्बेडकर पार्क से निकलकर मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगाम, औरंगा, एलोरा, बड़ोदरा, दादर, तलेगाम, कोटा, बूंदी, जयपुर, उदयपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोसी, छाता, फरीदाबाद, दिल्ली तक आते हुए लगभग 5000 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए और यहाँ पर आए। लेकिन बीच में क्रांतिकारी के लिए कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन उसे परेशानी नहीं कह सकता, लेकिन समस्याएं तो आती हैं। इस समय हमें समस्याएं आ रही हैं, तो उससे पहले हमारे महापुरुषों ने क्रांतियां की, उन्हें भी समस्याएं आई होंगी। जब मैं मथुरा तारसी अम्बेडकर पार्क से निकले, ब्यावरा पर हम पहुंचे, 7वें दिन हमारी साइकिल का हैंडल टूटा। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे लेकिन हैंडल टूट गया। उसी प्रांत उसी दिन मेरे घर में एक बच्चे की मौत हुई, लेकिन घर से फोन आया कि बच्चा खत्म हो गया है। मैंने कहा साहब हो गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सभी बच्चे मेरे हैं, आज नहीं कल, हमेशा पल पल पे बच्चे खत्म होते हैं, सभी हमारे खत्म होते हैं, कोई पराया नहीं होता है। लेकिन इस देश की शिक्षा के लिए अगर हमने क्रांति के लिए रूप ले लिया है तो ये क्रांति हमें जन जन तक पहुंचानी है और सभी को एक शिक्षा दिलानी है। जो मजदूर का बच्चा पढ़ता है वो DM का बच्चा पढ़ेगा, जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। सस्ती दारू, महंगी शिक्षा, गरीब का बच्चा मांगे भिक्षा। समान शिक्षा, राष्ट्रवाद, दोहरी शिक्षा, आतंकवाद। अनपढ़ बेटी बाप प्रधान, कैसे होगा देश महान, कैसे होगा देश महान।
तो ये हमारा हौसला है। और इसको चलते चलते जब बॉम्बे के पहाड़ पर चढ़ रहे थे हम, उस समय भी हमारी दूसरी तरफ का साइकिल का हैंडल टूट गया, लेकिन ये हौसला बुलंद है। क्रांति कभी रुक नहीं सकती। हमारे दिल ने भी आवाज़ दी कि ये क्रांति आप करने के लिए निकल गए तो ये रुक नहीं सके। हमने साइकिलें आगे बढ़ाई और जगह जगह हमने ऐसी ऐसी जगह देखी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेक इन इंडिया बनाएंगे, 5G बनाएंगे अपने देश को, लेकिन आज हमने कहीं कहीं जगह पर देखा तो लोग अभी ट्रेन के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे गांव देखे गए जहां पे पूछा गया कि ट्रेन देखी है, कहते हैं कैसी होती है ट्रेन। मेट्रो देखी है, कैसी होती है मेट्रो, क्या चीज़ है मेट्रो। ऐसी ऐसी जगह है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु है। ये झूठी अफवाहें हैं, ये खोखले वादे हैं। आज हमारे देश में से सरकारी स्कूल में 1 टीचर 2 टीचर होते हैं, उनसे विद्यालय चलवाए जाते हैं। जब संसद में 543 सांसद होते हैं तभी संसद चलता है, लेकिन 2 टीचरों से विद्यालय कैसे चलाया जाता है। इसका मतलब है कि उन बच्चों का भविष्य को खराब करना। तो इसके लिए हमने कहा है जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। इसके लिए हमें काम करना होगा, चाहे डीएम हो या पीएम हो या धनवान हो या मजदूर हो, सबको शिक्षा एक समान होगी। यदि हमारा नीट का पेपर एक होता है, IIT का पेपर एक होता है, तो हमारे देश की शिक्षा भी एक होगी। ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हर व्यक्ति को आवाज लगानी होगी। जो मजदूर का बच्चा पढ़ता है उसी को डीएम के बच्चे को पढ़ने दिया जाएगा, उससे आगे नहीं पढ़ने दिया जाएगा। चाहे तो डीएम चाहे तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो मजदूर के बच्चों के साथ पढ़ाए, अच्छे से अच्छा पढ़ाए और अच्छे से आगे बढ़ाए। ये हमारे संकल्प है। पीएम अपने बच्चे को विदेशों में पढ़ाता है, लेकिन मजदूर के बच्चे को एक टीचर से पढ़वाता है। ये हमारा संकल्प है कि पीएम के बच्चे को हम पढ़ने नहीं देंगे। पीएम के बच्चे को वही पढ़ाएंगे जब मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, वही पढ़ेगा, वही पढ़ेगा। ये हमारे संकल्प है। चाहे हमारी जाने हजारों नहीं हजारों लाखों लाखों जाने जाए, लेकिन पीएम के बच्चे को डीएम के बच्चे को मजदूर के बच्चे के साथ पढ़ा कर रहेंगे। ये हमारे संकल्प है। और इस देश के हर बच्चे व्यक्ति के संकल्प है कि हमारा बच्चा उसके बच्चे से आगे जाए। बताइए, डीएम का बच्चा जहाँ पढ़ता है क्या कभी एक टीचर होता है? नहीं होता है साहब। वहाँ पर पूरी सुविधाएं होती है, लेकिन जहाँ मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर एक ही टीचर होता है, 2 ही टीचर होते हैं। छतें टपक रही होती है। डीएम के बच्चे जहाँ पढ़ता है कभी छत टपकते हुए देख सकता है कोई भी? मुझे बता दीजिए इस देश के अंदर कि जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ता है वहाँ पर छत टपक रही होगी, वहाँ पर एक टीचर होगा, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब मजदूरों को गुलाम बनाना चाहते हैं ये देश के पूंजीपति लोग। ये हमारा संविधान, एक नोट एक वोट एक देश शिक्षा दो कैसे, इस पर हमें सभी को समझना होगा। चाहे हमारा पुलिस वाला भाई है, उसे 30,000 रुपए मिलते हैं, डीएम को 1 लाख से ऊपर तनख्वाह मिलती है, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, पुलिस वाला छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ा पाएगा। बताइए, इंटर करता है वो भी 12 साल खराब करता है बच्चा, और डीएम का बच्चा वो भी 12 साल खराब करता है। जब नीट का पेपर होता है तो कैसे कंपटीशन कर सकता है? तो इसलिए हमें मजदूर के बच्चे से कंपटीशन करवाई जाती है साहब। इसका मतलब मजदूर को मजदूर बनाने के लिए ये देश की सरकारें काम कर रही है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अभी परसों मैंने पेपर में देखा कि 1 लाख प्रधानाध्यापकों को खत्म कर दिया गया है। और उसी दूसरे तरफ देख रहा हूं, अडानी ग्रुप 2000 करोड़ रुपए अच्छे स्कूल बनाने के लिए फंड दे रहा है। तो ये प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो हम किसी से नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश का एक पैटर्न होना चाहिए। भाषा अलग हो सकती है, लेकिन विषय एक होगा, सब कुछ एक होगा। और 5वीं क्लास के बाद हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी होगी। आज हमारे बच्चे डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन बिलदारी कर रहे होते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा विश्व गुरु है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोग झूठे वादे करते हैं, झूठी राजनीतियां करते हैं। राजनेता वोट लेकर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। जो वोट देने वाला होता है उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर एक ही टीचर होता है, 2 ही टीचर होते हैं, छत टपक रही होती है, पानी पीने के लिए नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर वोट लेकर जाता है, जो भिखारी व्यक्ति होता है, जो देने वाला होता है वो भाग्यवान होता है, और जो लेने वाला होता है वो भिखारी होता है। वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकता है, तो देने वाले बच्चे को क्यों विदेश में नहीं पढ़ाया जा सकता? उसके बच्चे को भी विदेश में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन विधायक जी को सब कुछ फ्री मिलता है, तनख्वाह भी मिलती है, उसके बाद सुविधाएं भी फ्री मिलती है। मजदूर को वोट देता है, लेकिन उसे कोई सुविधाएं फ्री नहीं मिलती है। उसे टिकट लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। आज ट्रेन में देखोगे, जनरल बोगी में 70 सीट की एक बोगी होती है, लेकिन उसमें कम से कम 300-400 लोग बैठे होते हैं। भेड़ बकरी की तरह भरवाया जाता है। कभी सरकार ने इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। सरकारी स्कूल होता है, उसकी तरफ कभी ध्यान दिया? नहीं दिया।
तो हमारा यही संकल्प है कि इस देश में जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। इन अधिकारियों को ये ध्यान में रखना होगा, चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी, जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। समान शिक्षा, राष्ट्रवाद, दोहरी शिक्षा, आतंकवाद, इस पर सभी को खड़ा होना होगा। अन्यथा इसके लिए फिर सभी को समझना होगा कि ये क्रांति है, क्रांति के लिए हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा। विधायक को बचाने के लिए प्रशासन ही होता है, प्रशासन को बचाने के लिए एक मजदूर खड़ा होता है, एक चौकीदार खड़ा होता है। तो चौकीदार विधायक के बच्चे के साथ पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उन्हें खड़ा होना होगा। तो मेरा यही अनुरोध है, फिर कहता हूं मैं कि सभी साथियों से अनुरोध है कि जहां डीएम का बच्चा पढ़ेगा वो मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, तो पुलिस वाले का बच्चा भी वही पढ़े। तो क्या डीएम के बच्चे से आगे नहीं निकल सकता? निकल सकता है साहब। तो ये क्रांति की आवाज़ है। हर साथियों को आवाज़ देनी होगी कि एक देश एक शिक्षा, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक शिक्षा, एक नोट एक शिक्षा, एक वोट एक शिक्षा, एक देश एक विषय। इस पर हमें सभी को खड़ा होना होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक और चीज कहता हूं, हमारा देश की सरकार कहती है कि हमारा प्रशासन दुरुस्त है। आज हमारे मोबाइल फोन को 7 दिसंबर को चोरी हुआ है और आज तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिसकी एफआईआर हमारे पास है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि गुजरात बड़ौदा पुलिस स्टेशन में चोरी हुआ था, जिसका वीडियो भी हमने दिया पुलिस प्रशासन को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना ही पुलिस प्रशासन करना चाहता है, ना ही सरकार करना चाहती है। सरकार करना चाहती है कि क्रांति कैसे ना कैसे रुक जानी चाहिए। सरकार चाहती है कि ये शिक्षा की बात रख रहे, अगर शिक्षित होंगे तो अपना रोजगार मांगेंगे, शिक्षित होंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, और अशिक्षित होंगे तो हमारे झंडे और डंडे उठाकर चलेंगे। आज हमारे देश में झंडे और डंडे उठाने के लिए हमारी सरकारें सभी काम कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी से कि साथियों, इस देश की आवाम जनता से कि आप सभी खड़े हो जाइए। यहाँ कोई धर्म जाति विशेष की बात नहीं, यहाँ केवल अमीरी और गरीबी की शिक्षा रोकी जा रही है। धर्म से शिक्षा नहीं रोकी जा रही है, अमीरी और गरीबी से शिक्षा रोकी जा रही है। तो मैं सभी से यही कहूँगा, एक देश एक शिक्षा के लिए सभी को आवाज लगानी होगी। अपने ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से समान शिक्षा के लिए आगे आए। इसी के साथ ही मैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कि उसका ऋण मेरे ऊपर इस सफ़र में हमने जो संघर्ष किया है वो उन्हीं की बदौलत है। और अगर वो हमारे साथ नहीं होते, अगर वो हमें साथ नहीं देते तो शायद हमें ये नहीं देते। तो मैं चाहूँगा श्रीमती सीमा जी से कि वो खड़ी हों। ये वो शख्सियत है जिनकी वजह से हम आज ये संघर्ष चला रहे हैं, जिन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि आप साइकिल यात्रा, समान शिक्षा के लिए और देश के शोषण अत्याचार के लिए आपने आवाज़ उठाई। आप जाइए, हम आपके साथ हैं। आप हमारे परिवार की तरफ से कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना लें। और एक चीज़ है कि वो आज आपके इस अधिवेशन के लिए खुद अपने हाथ से खाना बना के लाई हैं। सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो खाना खा के जाएं। धन्यवाद। पानी में सर पड़ता है। जब एक बात बताइए, जब सरकारी स्कूल सारे बंद ही हो जाएंगे तो मजदूर का बेटा शिक्षा कहाँ से पाएगा? जब मजदूर का बेटा शिक्षा नहीं पाएगा तो आप सोशल मीडिया पे देखिए, कहीं भी देखिए, वो कहते हैं कि कंपटीशन नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, इन्हें तो कम अंक मिलते हैं। तो एक बात बताइए, जब वो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और गवर्नमेंट ही अगर वो सिस्टम बिगाड़ेगी तो मजदूर का बेटा जाएगा कहाँ? जब गवर्नमेंट अच्छे टीचर नहीं रखेगी, टीचरों को किसी और काम पे लगा देगी, बच्चे सरकारी स्कूलों में घूमते रहते हैं और क्राइम इतना बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बना रही है कि सरकारी स्कूल में डालने से पहले बच्चे ही डर जाए कि वहाँ मर्डर होते हैं, कि चक्कू लगते हैं, ये लगता है, वो लगता है। दिल्ली की हालत इतनी बुरी कर दी है सरकारी स्कूलों की, और आधे से आधा तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जिस चीज की विमल जी, मैं किसान नेता इंद्रजीत सिंह का पुत्र दिग्विजय सिंह आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं, जय समाजवाद करता हूं। आज हमारे एक और महापुरुष की जयंती भी है, डॉक्टर दीना भान जी को, उनको भी सत सत नमन करता हूं। आज हम यहाँ पास समान शिक्षा की बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मेरे बहुजन समाज के साथियों, जब हमारा बहुजन समाज पढ़ने लगा, नौकरी में जाने लगा, तो इन मनुवादी की सरकारों ने नौकरी को समाप्त करने का काम किया और सरकारी नौकरियों में निजीकरण लाने का काम किया। जब हमारा बहुजन समाज पढ़ाई करने लगा, शिक्षित होने लगा, तो उनकी शिक्षा को
तोड़ने के लिए इस सरकार ने सबसे पहला काम किया। आज सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है और शिक्षा को व्यापारीकरण कर रही है, जिससे कि हमारा बहुजन समाज, दबा कुचला हुआ समाज जो सदियों से शोषित वंचित था और शिक्षा की ओर न जा सके और पाखंडवाद की ओर जाता रहे। आज पाखंडवाद की दुकान बंद हो रही है और शिक्षा आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए पाखंडवाद को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को तोड़ा जा रहा है। ये सबसे पहले सरकार की नीतियों को समझने की जरूरत है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा जो है हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। हाथ पैर आंख कान यदि एक टूट जाएगा फिर भी हम जिंदा रह लेंगे, कुछ काम कर लेंगे, लेकिन यदि रीढ़ टूट जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। या हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, जगह है, जमीन है, यदि है भी चलिए बहुजन समाज को मान लीजिए है, हम माने ले रहे हैं, लेकिन यदि शिक्षा नहीं है तो किसी काम की नहीं है, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबने संचालक जी ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस बात को संकल्प लेके जाएंगे कि शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएंगे और सरकार की निजीकरण नीतियों का विरोध करेंगे और सरकारी स्कूलों पर आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 3 भाई बहन हैं। हमारे पापा जी ने हमको मार्तन क्रमांक 1 में पढ़ाने का काम किया, 3 लोगों को पढ़ाने का काम किया। हमने गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा करने का काम किया, सरकारी कॉलेज से की। हमारी बहन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। हमारी एक बहन इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन से की। सब लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, सरकारी कॉलेजों से पढ़े हैं। आप सबका कर्तव्य है सरकार